नमस्कार, सलाम जोहार। आप देख रहे हैं वंदे भारत लाइव टीवी और मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अनवर हुसैन। आज हम बात करेंगे जोहार विधायक जी कार्यक्रम के तहत एक ऐसे विधायक से जो झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो है चर्चा का विषय में बने रहते हैं और बहुत ही लोकप्रिय विधायक हैं, युवा हैं और युवाओं की राजनीति को प्राथमिकता देते हैं, छात्रों की राजनीति को प्राथमिकता देते हैं। अ, आप समझ गए होंगे जिस विधायक की हम बात कर रहे हैं वो हैं जेएलकेएम के जयराम महतो जी। जयराम जी, सबसे पहले आपका वंदे भारत लाइव टीवी में स्वागत। धन्यवाद। जयराम जी, हम आपसे सवाल की शुरुआत करेंगे डुमरी विधानसभा क्षेत्र से जो कोलफील्ड एरिया में आता है। नहीं, डुमरी कोलफील्ड में नहीं, डुमरी के कुछ क्षेत्र हैं जो सटा हुआ है। डुमरी पूरा डुमरी लगभग आधा सटा हुआ है। जी जी, मतलब प्रभावित हैं लोग। पार्टिकुलर पंचायत प्रत्यक्ष रूप से कोलफील्ड में नहीं आता है, प्रभावित हैं लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कोलफील्ड में नहीं आता है। डुमरी समाप्त होने के बाद बेरमो आता है और लगभग कोलफील्ड के सारे एरिया बेरमो में है। मुझे याद है आपने जमशेदपुर में एक जनसभा से संबोधन करते हुए कहा था कि अगर कोई इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करता है किसी कारखाने के लिए, फैक्ट्री के लिए, तो उसका नस्ल दर नस्ल जो है मालिक होता है। जैसे टाटा का है तो उसका बेटा मालिक हुआ। लेकिन जो ज़मीन देते हैं उसके बेटे और फिर उसके बेटे मालिक क्यों नहीं होते हैं? आपने इस मुद्दे को बड़ी प्रखरता के साथ उठाया था। आप इस मुद्दे पर कायम हैं और अगर कायम है तो क्या पहल किया गया है आपके तरफ से? क्या विधानसभा में आपने आवाज़ उठाई, कैसा कानून बने? जी, इसी बार हमारा भूमि संबंधित कानून था, कानून पर बातचीत का था, लेकिन तब तक सदन को स्थगित कर दिया गया और मैं अपनी उस बात में अडिग हूँ। मेरा भी मानना है कि पूंजी लगाने वाला अगर पीढ़ी दर पीढ़ी मालिक रहता है तो जमीन देने वाला पीढ़ी दर पीढ़ी क्यों नहीं, उसको क्यों नहीं कुछ हिस्सा मिलना चाहिए। जैसे सीएसआर एक फंड होता है जिसमें 2-3% अपनी कंपनी अपने आउटकम का डोनेट करती है या फिर ज़रूरत की चीज़ों में खर्च करती है। तो उसी प्रकार ये भी रूल बनना चाहिए। अगर वास्तव में भारत को समृद्ध बनाना चाहते हैं तो उन किसानों का ख्याल करना होगा जिनकी आबादी बहुसंख्यक है और जिनके खेतों पर ये बड़े-बड़े उद्योग खड़े हैं जो आपकी उन्नति का रास्ता तय करते हैं। मैं इस बात को मानता हूँ कि उद्योग उन्नति का रास्ता तय करेंगे, लेकिन वो उद्योग हवा पे खड़े नहीं होंगे, वो उद्योग किसी पेड़ के ऊपर खड़ा नहीं होगा, वो उद्योग किसी ज़मीन पे खड़ा होगा और वो ज़मीन किसी किसान की होगी। जब उस किसान की आप ज़मीन लेते हैं तो उसका परिवार लगभग उसके परिवार का आजीविका का समूल नाश हो जाता है। क्योंकि खेती से साग-सब्जी होता है, चावल होता है, गेहूँ होता है, इत्यादि को उगाते हैं और उसी से उनका दिनचर्या, उनका आजीविका का संचालन होता है। तो समूल नाश हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप वो केवल उस किसान का नहीं, एक व्यक्ति का नाश कर रहे हैं, एक समूह का नाश कर रहे हैं, फिर आप कैसे भारत को विकसित भारत बनाएँगे? माने गरीब एक बहुत बड़ी आबादी को आप गरीब रखकर और कुछ आबादी को अरबपति बनाकर आप कहेंगे हम भारत को विकसित बना दिए, विश्वगुरु बना दिए, तो संभव नहीं है। तो इसलिए मेरे विचार हैं कि जिस प्रकार टाटा ने जब ज़मीन लिया था तो उस समय उसका मालिक टाटा था और आज माने 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं, आज भी मालिक टाटा है। तो मेरा कहना है जो ज़मीन देने वाले थे 100 सालों में, उनकी स्थिति क्या हुई? वे लोग कहाँ हैं? क्या उनका कोई डेटा आपके पास है? अगर नहीं है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दादा, एक सवाल और आपसे होगा इंडस्ट्रियल को ही लेकर। जैसे धनबाद हो गया, बोकारो हो गया, हजारीबाग हो गया, गिरिडीह हो गया, ये कोयला खनन के लिए जाना जाता है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है प्रदूषण का मसला है। अभी बेरमो का क्षेत्र हो, वहाँ से आप चुनाव लड़ चुके हैं। कठारा से बेरमो आप फुसरो जाते हैं, वाइट शर्ट आप पहनते हैं तो बाइक में जाइएगा तो काले हो जाएंगे। इस बारे में प्रदूषण नियंत्रण के बारे में जो सीसीएल है या फिर बीसीसीएल है, कोई भी है, प्रदूषण नियंत्रक के मानकों का अनुपालन करना चाहिए, उन्हें पानी का छिड़काव करना चाहिए, उन्हें जो धूल उनका एक यंत्र होता है जिस यंत्र के माध्यम से उस प्रकार के धुएं को नियंत्रण किया जा सकता है, उन यंत्रों को स्थापित करना चाहिए। ये गाइडलाइन है उनका, लेकिन उनको संरक्षण प्राप्त हो जाता है, उनको सरकार का संरक्षण प्राप्त हो जाता है। वो अपनी कमाई का जो सीएसआर खर्च करना होता है उसके स्थान पर वो किसी खास व्यक्ति को देना पसंद करते हैं, विधायक को देना पसंद करते हैं, सरकार तक पहुंचाना पसंद करते हैं, जिसका खामियाजा एक आम जनता को भुगतना पड़ता है। ये देखा हुआ है कि कई लोग जो है वहाँ पर बीमारी की वजह से उस एरिया को छोड़ के रांची या फिर जो है साफ सुथरी जो जगह है वहाँ शिफ्ट हो रहे नहीं होंगे ही, आने वाले दिन कई आपको ऐसे घटनाक्रम दिखेंगे, खासकर धनबाद में, बोकारो में, जहाँ लोग अपने पैतृक आवास को छोड़कर ऐसे जगहों पर जाएंगे जहाँ अभी प्राकृतिक संतुलन ठीक ठाक हो। दादा, आपकी पहचान जो है छात्र राजनीति को लेकर रही है। अभी पिछले दिनों झारखंड में जिस तरह से लाठीचार्ज हुए और शाम के वक्त में जब छात्र लौट चुके थे, उस प्रकरण को आप कैसे देखते हैं?
हमें लगता है एक आक्रोश, एक टीस के रूप में प्रशासन ने रात के अंधेरे में लाठीचार्ज करके एक कायरतापूर्ण कृत्य को दिखलाया है, जो कि निंदा के योग्य है। दादा, और चुनाव लड़ रहे थे तो आप जब मैदान में थे, जनसभाओं में थे, जिस तरह के आप भाषण देते थे, भाषा का प्रयोग करते थे, लोगों में एक उम्मीद जगी थी कि जयराम महतो जो है वो विधानसभा में जाएँगे, सदन के अंदर हमारी आवाज़ उठाएँगे। लेकिन अब कहीं-कहीं लग रहा है कि वो आक्रामकता, वो तेवर आपका जो है कम होते दिख रहा है। क्यों? राजनीतिक दबाव है? नहीं, नहीं, वो तेवर तो हमारा वही है, चाहे विधानसभा के बाहर हो, विधानसभा के अंदर हो, हर जगह मेरा तेवर वही है और आगे भी रहेगा। बिल्कुल वही तेवर है, जन मुद्दों को लेकर आप उसी प्रखरता के साथ। मुद्दों के साथ हम हमेशा प्रखर हैं, आगे भी रहेंगे। दादा, आपके एरिया में जो है धनबाद, बोकारो, चाहे सीसीएल हो, बीएसएल हो या सेल हो आपका, प्रभावित जो हैं, जिनकी ज़मीनें गई हैं, आज भी कई ऐसे परिवार हैं जो नौकरी से वंचित हैं, उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। जी, ये तो कई 1970-80 से पेंडिंग है और इस बात का अंदाज़ा हमें भी है, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो पा रही है उस विषय में। ऐसे में हमें लगता है विस्थापितों को एक बड़े आंदोलन की आवश्यकता है और विस्थापितों के भी कई संगठन बन गए हैं। हमें लगता है केवल बोकारो सेल में 52 प्रकार के संगठन चलाए जा रहे हैं। तो उनको एक मंच पे लाकर एक जोरदार आंदोलन की तैयारी करनी चाहिए ताकि दोबारा विस्थापितों को आंदोलन करने की नौबत ना आने। जयराम जी, जब आप राजनीति में आए थे, जब आपकी शुरुआत हुई थी तो आपके मन में कुछ योजनाएँ होंगी कि हम राजनीति में आएँगे, विधायक बनेंगे, तो ये करेंगे और वो करेंगे। आप विधायक बन चुके हैं। आपने अब तक जो आपके मन में जो योजनाएँ बनी थी, जो आपने ख्वाब में सोचा था कि हम ये करेंगे, कितना कर सके हैं? क्या बाकी है और क्या करना चाहते हैं? देखिए, बहुत सारी योजनाएँ जो हम लोग सोच कर आए हैं, उनको हम लोग लगातार एक प्लानिंग के साथ, एक समय अवधि के साथ पूरा करते हुए जा रहे हैं और इसमें थोड़ा-सा हम लोग को सपोर्ट की भी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन थोड़ा-सा विपक्ष का विधायक होने के नाते उस थोड़ा-सा सपोर्ट का अभाव दिखता है। लेकिन उसके बावजूद जो हमारा संघर्ष है, जो लड़ने की जो हमारी क्षमता है, उसके अनुसार लगभग-लगभग हम अपने काम को कराने में कहीं न कहीं अडिग रहते हैं, तो काम हो जाते हैं। जयराम जी, भाषा को लेकर जो है जिस तरह के विवाद झारखंड में है, कई ऐसे जो भाषा हैं जो झारखंड में बोली जाती है, चाहे वो खोरठा हो, खड़िया हो, मुंडारी हो, भाषा एकेडमी अभी तक गठन नहीं हो पाया है। देखिए, भाषा अकादमी को लेकर पिछली बार मेरा सवाल था, लेकिन उसका उत्तर सदन में नहीं आया। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन इस पर हम लोग काम करेंगे। धन्यवाद।